नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं नीलू व्यास। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं और उन इंटरव्यूज को ऐसे चैनलों पर दे रहे हैं जहां के चैनलों के एंकर में ये हिम्मत नहीं कि मोदी जी से क्रॉस क्वेश्चन करके काउंटर सवाल पूछा जाए। लगातार वो सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ये कह दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स गैर संवैधानिक है और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन था इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उस फैसले को गलत बता रहे हैं और बार बार एक तरीके से वो चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को। क्या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस समय मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? और मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यूज में ये बात कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो पछताएंगे। अगर वो ऑनेस्टली सोचे तो वो पछताएंगे। और ये बात उन्होंने सबके लिए कही है। ऑपोजिशन पार्टीज जो विरोध कर रही हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो जो विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जिसने कि ये फैसला सुनाया है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही प्रधानमंत्री गलत ठहरा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस समय मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। अभी हाल में बहुत सारे ऐसे वाक्य हुए थे। आपने देखा था कि चाहे वो चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हो, अब ये देखिए ईवीएम और वीवीपैट का मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। हालांकि वो सीजीआई की बेंच नहीं है, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच है, लेकिन मास्टर और रोस्टर तो सीजीआई होते हैं। और अगर इस बार चंद्रचूड़ ने ठान ली है तो क्या वो मोदी के लिए वाकई में सबसे बड़ी चुनौती, ऑपोजिशन से भी बड़ी चुनौती इस समय चंद्रचूड़ है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। के रॉय साहब जो कि इलाहाबाद के हाईकोर्ट के लॉयर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, सर आपका स्वागत है। और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर और संपादक प्रणाली मीडिया के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में के रॉय साहब से शुरू करती हूँ। रॉय साहब, आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। क्या ये कहना सही होगा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? बिल्कुल। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग ये साबित कर दिया है कि उनको जी हुजूरी करने वाले न्यायपालिका की आवश्यकता है, जबकि वो तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। जी, ठीक है। मैं अनिल सिन्हा जी के पास जाना चाहती हूँ कि अनिल जी, आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी जी को जो सबक नहीं सिखा सका, क्या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो बनेंगे ही, लेकिन साथ में वो मोदी जी को सबसे बड़ा उनके जीवन का सबक भी सिखाएंगे? नहीं, देखिए, वो चंद्रचूड़ की मैं तारीफ इसलिए भी करूंगा कि सिर्फ उन्होंने जजमेंट दिया है ऐसा नहीं है। जजमेंट एक तो है क्या कि पूरे मन से दिया है, पूरे हृदय से जिसको कहता है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसमें उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और दूसरा है क्या कि टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने 15 फरवरी को दिया और उसके बाद 3 हफ्ते का वक्त दिया ताकि मैनिपुलेट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो दिल्ली की सरकार के मामले में किया था, चेंज कर दिया। और कई मामलों में ऐसा, जैसे इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के मामले में किया था, तो उनको ऐसा मौका नहीं दिया। मतलब उन्होंने एक समझिए क्या कि बहुत सूझबूझ के साथ सिर्फ जजमेंट नहीं दिया, इसके इम्प्लीमेंटेशन को भी इंश्योर किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुझको लग रहा था कि जिस तरह से एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीछे हट रही है, तो शायद कहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ये ना हो जाए, मतलब पीछे हट जाए या थोड़ा कमजोर ना पड़ जाए। लेकिन वो अंतिम दम तक उस पर जूझे रहे। अब देखिए क्या है कि इसको पूरा पर्सपेक्टिव में ही आप देख के समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा है। उनको कानून से उनको कोई मतलब नहीं है। संविधान को नहीं, संविधान का उल्लंघन करना है या संविधान को नीचा दिखाना है, ये तो वो लगातार कर रहे हैं। प्रोटोकॉल का कोई वैल्यू नहीं है। आप देख रहे हैं राज्यपालों का जिस तरह से का व्यवहार है, और कानून बनाया हुआ उस पर बैठे रहते हैं। तो संविधान को बिना संविधान बदले हुए किस तरह से उसको खत्म किया जा सकता है, इसका तरीका उनको मालूम है। और इसमें जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट
अगर मतलब इनके पहले के चीफ जस्टिस और या जो बाकी लोग अगर इस बात को समझ पाते कि जुडिशरी की रक्षा करना कितना जरूरी है, तो ये मौका नहीं आता। क्योंकि वो राम मंदिर से नहीं, राम मंदिर ही सिर्फ का मामला नहीं है जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि गिराना जो ध्वस्त करना ये गलत था, गैर कानूनी था, लेकिन उसके बाद आप मंदिर बनाने की इजाजत भी देते हैं और सरकार को ही आप सौंपते हैं ट्रस्ट बनाने के लिए, और अंत में उसको बीजेपी हाईजैक करती है, रूलिंग गवर्नमेंट। तो आपने उसका रास्ता छोड़ा, और उसके बाद तो ये पता भी चलता है कि किस तरह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। गोगोई ने राज्यसभा में जाकर के बैठ गए, और आप एक देख रहे हैं कि एक राज्यपाल, दो राज्यपाल, एक चीफ जस्टिस राज्यपाल बने और एक जस्टिस राज्यपाल बने। तो इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी मतलब उसका पतन है वो भी दिखाई देता है। उसको चंद्रचूड़ ने समय पर रोक लिया। इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि इसके पहले इसके भी आए कुछ फैसले ऐसे भी आए जिसकी हमको चर्चा करनी चाहिए, जैसे कि नोटबंदी का फैसला है। तो वो जो जस्टिस नागरत्ना है उनके छोड़ करके बाकी लोगों ने उसको ये किया, मतलब उसको एंडोर्स किया, उसको सही ठहराया, और उसमें एक बैठे हुए जज जो है वो बन गए राज्यपाल। तो ये जो है जो चल रहा था, ये जो चारों ओर जो पतन है हर इंस्टीट्यूशन का, उस पतन में उसको कंट्रीब्यूट किया सुप्रीम कोर्ट ने, समय रहते नहीं किया। कुछ फैसले दिए लेकिन फिर उसको ताकत से नहीं, जैसे कि ये फैसला था चुनाव आयोग वाला, तो उसको फिर उसके बाद उसको रिव्यू नहीं किया उन्होंने। जिस बाद में जो अपॉइंटमेंट्स हुए और जब चैलेंज हुआ तो अपने उस फैसले का आलोक में उनको इस फैसले को जिस तरह से अपॉइंटमेंट हुआ, बाद में जो 2 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं नए तरीके से, और जिसको अधीर रंजन चौधरी ने चैलेंज किया कि घंटे भर 2 घंटे भर में, ये जो तरीका है सुप्रीम कोर्ट में, चंद्रचूड़ उससे अलग दिखाई देते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट और चंद्रचूड़ को आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। और इनका आप तो देख रहे हैं कि ये चुनौती तो ऐसा दे रहे हैं कि लगातार जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल का बोल दिया है, और उसको सरकार का एक भी बयान नहीं आया कि हम जो है जो आया है उनका सम्मान करते हैं। गृह मंत्री और खुद प्रधानमंत्री दोनों उसकी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं रिपेंट करेगा। किसको कह रहे हैं रिपेंट करेगा? कौन? सुप्रीम कोर्ट को वो कह रहे हैं रिपेंट करने के लिए कि लोग रिपेंट करें। कौन रिपेंट करेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, तो वो कह रहे हैं लोग पछताएंगे। क्या पछताएंगे? इसका मतलब वो धमकी दे रहे हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी और सबको कि भाई पछताएंगे। क्यों पछताएंगे भाई? और झूठ गलत बयानी का तो हालत तो ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले मतलब भले काला पैसा आता था, कौन बोला? किसने कहा? और उनको पता नहीं है क्या कि सेशन या बाकी जो सारे जजों ने, यहाँ तक कि जो भी काले धन, मतलब अगर आप झंडी लेकर के अगर 10 झंडियां अगर अधिक लगा दी तो उसका भी हिसाब करके उनको नोटिस थमाता था ये इलेक्शन कमीशन। आज इलेक्शन कमीशन एकदम कोई रह नहीं गया। और ये मामले लेकर के आप सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जगमोहन लाल सिन्हा का, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का, जिसने कि इंदिरा गांधी को बहुत मामूली चीज पर, अभी तो है सब चीज सरकारी तंत्र का पूरा उपयोग हो रहा है, उसमें मामूली मंच खड़ा करने और बिजली उसको सप्लाई करने, उसको लेकर के, और एक जो है वो मतलब रिजिग्नेशन यशपाल कपूर जो उनका ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था, वो पहले हो गया था लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट बाद में किया, तो उसको माना इन्होंने कि आपने ये का इस्तेमाल किया। तो ये इतनी सुचिता सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है, और उसका पतन इस तरह हुआ जो आप रफाल, पेगासस सब में आप देख रहे हैं। और फिर वो जो आज सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा आपको करनी चाहिए वो ये है कि उन्होंने जो सील्ड कवर में, मतलब कि हमारे और सरकार के बीच में रहेगा। सरकार एक जो है एक लिटिगेंट है, सबसे बड़ा लिटिगेंट है अदालतों में, वो सबसे बड़ा वही एक रहता है पार्टी। तो वो जो है उसको आप दे रहे हैं इम्यूनिटी कि भाई आप जो है आप अपना सील्ड कवर में दो और हम अपना देख लेंगे और उसका जजमेंट सुना देंगे। मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप दोनों के बीच में क्या डील हुआ है। तो ये मतलब क्या आपने एक दूसरे कम्युनिकेट किया। सबसे पहले चंद्रचूड़ ने इसको किया उन्होंने कि ये जो है गलत है।
तो मुझको लग रहा है क्या कि कन्फ्रंटेशन वो लेकिन बहुत तरीके से ले रहे हैं, वो इस तरह से कर भी नहीं रहे कि जिस तरह से लगे क्या कि कोई अपना जो मतलब कार्यपालिका को या विधायिका को खिलाफ जाए, और जो उसका है वो जो अपने फ्रेमवर्क में, मतलब हमको लग रहा है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का एक सिंगल फैसला ऐसा है जिसको कि दशकों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि उस फैसले ने पूरा सीन बदल दिया है, और इसीलिए छटपटाहट है। और आप एक लाइन बस गोदी मीडिया पर जरूर बताना चाहिए कि ये तो इन लोगों ने जो भी ये है क्या कहते हैं मानदंड है पत्रकारिता के नहीं, जो नागरिक के जो कर्तव्य है वो सबको ताक पर रख दिया है। इस तरह से मतलब हाथ में कटोरा लेकर के लगता है, वो जो मोहतरमा है, मतलब उतना हार्श वर्ड में इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, कि ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई पर्ची नहीं पढ़ रहे हो, आप एक कटोरा लेकर के जो है बैठे हुए हैं इसके सामने, किसी मतलब दाता के सामने भीख मांग रहे हैं कि आप भी सर कुछ बोल दीजिए। लानत है ऐसी पत्रकारिता के लिए, डूब मरना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं प्रेम जी के पास आती हूँ कि प्रेम जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फैसले को ये बोलकर कि भाई जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका वो पछताएंगे, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुल्लम खुल्ला अब गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं? क्या वो एक अपने लिए जमीन तैयार कर रहे हैं कि भाई चलो अब तो कुछ समय बचा हुआ है, तीसरी बार अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में फिर से वापस लाऊंगा? आज वो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि गैर संवैधानिक था इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उस गैर संवैधानिकता को भी सही ठहराने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिर कुछ तो बात, कहां से ये कॉन्फिडेंस है? वो किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं अपने इंटरव्यूज में, ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। ये प्रेम जी नीलू जी शुक्रिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कोई चारा नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो सारा सच, जिस मकसद से इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया और उससे उगाही की गई, विपक्ष को संसाधन विहीन बनाया गया, खुद को संसाधनों से लैस किया गया और फायदा देने वाली एक जमात पैदा हुई देश में। तो ये जो गोल उन्होंने हासिल किया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो इसको अब अगर असंवैधानिक ठहरा दिया गया है तो वो सीधे कन्फ्रंट करने के बजाय वो ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो कन्फ्रंट करते हैं। यानी वो असंवैधानिक है इस बात को वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं कि हम नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब क्या होगा। जैसे उनका प्रश्न ये भी है कि अब आगे या उससे पहले क्या होता था, कोई हिसाब रहता था, या इस चुनाव में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई हिसाब रहेगा, वो ये सवाल उठाना चाह रहे हैं। ठीक है कि चुनाव में चंदे कैसे लिए जाएं, इसका एक तौर तरीका विकसित होना चाहिए, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था तब भी एक तरीका था, ऐसा नहीं कि बिना तरीके के चल रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड आने से ये सच है कि चीजें कागज में आई जिसको हम डिकोड कर सके, लेकिन डिकोड नहीं कर सके इसकी तो पुख्ता व्यवस्था सरकार ने कर दी थी कि ये किसी को कभी पता न चले कि कौन किसको चंदा दे रहा है, कैसे दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के कारण पारदर्शिता आई है, और प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पारदर्शिता है उस पारदर्शिता को लाने में उनका कोई योगदान है, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड बीते 6 साल से चल रहा था देश में, लगभग सभी स्टेट की सरकार, और 2 बार ये दूसरा बार इलेक्शन भी है, ये उसी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुआ। तो साथ साथ ये प्रश्न भी उठता है कि ये हमारी जुडिशरी क्या करती है। जो बेसिक क्वेश्चन है जिसको असंवैधानिक बता रहे हैं, जिस पर देश का चुनाव निर्भर करता है, चुनाव का मतलब डेमोक्रेसी का एक सबसे महत्वपूर्ण बात, वो उसको हम चुनाव बोलते हैं। अगर चुनाव ही निष्पक्ष ना हो, उसमें इक्वल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर क्या रह जाता है। 6 साल तक आपने इतने चुनाव होने दिए, आंख मूंद कर सोए रहे, ये तो जुडिशरी का सबसे बड़ा फेल्योर है। ये एक जजमेंट आया तो हम खुश हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया, ठीक है,
ये अवसर है कि हम संतोष करें कि कम से कम असंवैधानिक घोषित हुआ, लेकिन 6 साल तक इस असंवैधानिक तरीके को प्रचलन में रखा गया, इसके लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार माना जाएगा या अदालत ही जिम्मेदार मानी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। आज भी 40-40 याचिकाएं आप ईवीएम पर आप खारिज कर देते हैं, और बेसिक सवाल जो है, जो ईवीएम से चुनाव पर संदेह है, इस संदेह को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि आपको कैसे मालूम कि लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं इस पर। जब प्रशांत भूषण कहते हैं कि सर्वे आ रहे हैं, तो वो कहते हैं हम प्राइवेट सर्वे पर भरोसा नहीं रखते। तो भरोसा न किस पर रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा ना। और जिस पर रखते हैं उस पर भरोसा रख के कराइए। अगर सरकारी एजेंसी से आपको सर्वे कराना है, हायर करके अपनी निगरानी में कराना है, तो कराइए। इस सवाल को तो एड्रेस करिए। इस सवाल को आप खारिज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट खारिज करने का गुनाह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये जो आशंका है हमारी चुनाव पद्धति में, उसको खारिज कर रहा है ये बोल करके कि कौन से सर्वे, हम इस सर्वे को नहीं मानते। आज भी वो सुप्रीम कोर्ट गुनाह कर रहा है। तो जब चुनाव ही सही तरीके से नहीं होंगे तो हमारी डेमोक्रेसी बचेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल से लगातार अदालत जो है मुंह फेर रही है। हम ये बात जो है कि चंद्रचूड़ बनाम सरकार, देखिए ये होना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति बनाम सरकार हो जाए और न्यायपालिका एक व्यक्ति में आके सिमट जाए। वो व्यक्ति सही तो न्यायपालिका सही, और वो व्यक्ति सही नहीं तो न्यायपालिका पर अविश्वास। तो ये तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। लेकिन ये पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का में जो अविश्वास की स्थिति पैदा हुई है, लगातार उनके फैसलों से हुई है, और ये बहुत गंभीर स्थिति है। अराजकता की ओर जाने से पहले की ये घड़ी है, ये मैं कह रहा हूं नीलू जी। जी, काफी अलार्मिंग है ये जो सिचुएशन जो आपने समझाई है। लेकिन अब मैं राकेश अचल जी के पास आऊंगी कि राकेश जी मुझे ये बताइए कि अभी लगातार चंद्रचूड़ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। पहले आपने देखा था कि 600 650 वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी। अभी परसों की बात है जब 21 रिटायर्ड जजेस, जिसमें कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जज और 17 हाई कोर्ट के जजेस ने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि देखिए न्यायपालिका पर की गरिमा बचाने का वक्त है, और इस तरीके की एक चिट्ठी लिखी गई। क्या इस प्रेशर, हालांकि चंद्रचूड़ ये कह चुके हैं कि उनके कंधे बहुत मजबूत हैं, सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी लिखे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगातार जो इस तरीके की चिट्ठी लिखी जा रही है, तो ये चिट्ठी अचानक से अपने आप तो सारे जजेस ने मिलकर नहीं सोच लिया होगा कि अब ये चिट्ठी हमें चंद्रचूड़ को लिखनी है। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से ये पूरी मुहिम चल रही है कि जैसे भी हो चंद्रचूड़ को अपने कब्जे में करो, चंद्रचूड़ को अपनी गिरफ्त में करो, चंद्रचूड़ के को अपनी लीश में एक तरीके से बांध लो ताकि वो बहुत ज्यादा बेकाबू ना हो जाए? क्या ये एक मुहिम साफ अब सामने नजर नहीं आ रही? धन्यवाद नीलू जी। देखिए इस मुद्दे पर चंद्रचूड़ जी माननीय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे सरकार के टकराव की स्थितियां कब से बनी। तो माननीय धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है वो कोई नौसिखिए तो है नहीं, वो एक खानदानी न्यायविद हैं और पूरा पढ़ के हार्वर्ड से और इधर से आए हैं, उनके पीछे लंबा अनुभव है। तो ये टकराव की स्थिति कोई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के ही शुरू हुई हो ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। ये तो उनकी नियुक्ति के तत्काल बाद से जो कॉलेजियम का मामला आया था उसको लेकर ही शुरू हो गई थी। मोदी सरकार के एक कानून मंत्री, जो अब कानून मंत्री नहीं है, दूसरा विभाग देखते हैं, रिजिजू किरण जी, वो लगातार सरकार की ओर से ही आप समझ लीजिए कॉलेजियम के मुद्दे पर चंद्रचूड़ जी से लगातार टकराते रहे, और अंततः स्थिति ये बनी कि जब सार्वजनिक निंदा की स्थितियां बनी तो उनका विभाग बदला गया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आने के बाद ये टकराव दोबारा से नई सूरत अख्तियार कर लिया है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, हमारे भाई प्रेम जी से मैं असहमत हूँ कि 6 साल तक इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके क्यों बैठा रहा। देखिए हर चीज तो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी छोटे बड़े कोर्ट के दायरे में आती नहीं है। सो मोटो भी अगर वो कोई निर्णय लेना चाहे, किसी मामले को अपने यहाँ बुलाना चाहे, तो उसके लिए भी एक बाकायदा जमीन बनानी पड़ती है। लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में तो सभी अपराधी हैं, सभी हमाम में नंगे खड़े रहे। 6 साल तक सबने इसका सुख भोगा, किसी ने भी इसको लेके ना आंदोलन किया, ना कोई इसको लेके अदालत में गया, और जब अदालत में गया तो उसकी धज्जियां सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी और उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया।
मैं मान के चलता हूं कि हम लोगों में से कोई भी विद्वान वकील भी हमारे साथ थे, अभी हम सब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट करें कि वो ये करे ये न करे। आज की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सरकार के बीच का जो टकराव है ये साफ दिखाई दे रहा है, और ये इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के 77वें साल का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष है कि जब एक तरफ चुनाव में हम 2 दिन बाद मतदान हमारे यहाँ शुरू होने वाला है पहले चरण का, तब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री लगातार उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को परोक्ष रूप से गलत ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोग पछताए। कौन पछताएगा? अरे भाई, उसमें प्रतिवादी जो है, विपक्षी दल है, वो पछताने की स्थिति में नहीं है, उनको तो बहुत कम पैसा मिला है। पछताएगा तो कौन? जिसको सबसे ज्यादा पैसा मिला, या वो पछताएगा जिसने इस बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करके एक आपकी नीयत को, आपके तरीका वारदात को जनता के सामने उजागर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो टकराव है, आप देखेंगे कि अभी उस चरम तक नहीं पहुंचा है जो कि 1975 में अभी जो हमारे सिन्हा साहब ने जिक्र किया था, माननीय तब के रायबरेली वाले मामले में जगमोहन लाल सिन्हा साहब का, वो जो टकराव था, उतनी हिम्मत अभी भी मैं मान के चलता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भीतर नहीं है। अगर होती तो वो अभी तक कुछ न कुछ कर गुजर गए होते। अभी भी उन्हें अपने राम पर भरोसा है, अपने सनातन पर भरोसा है, और वो इसी आधार पर लगातार सुप्रीम कोर्ट को दाएं बाएं से डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी जिस मिट्टी के बने हैं, वो उस मिट्टी को ये धमकियां, ये परोक्ष आंखें तरेरना, इससे उनकी मिट्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने के प्रति जो अविश्वास की घड़ियां कई फैसलों को लेकर आई हैं, क्योंकि आधे अधूरे फैसले बहुत से, जैसे प्रेम जी ने जिक्र किया था, एक लंबा सिलसिला है जिनमें माननीय अदालत के फैसले आधे अधूरे से लगते हैं, उनको लेकर जनता में अविश्वास बढ़ा है। लेकिन बहुत से ऐसे भी फैसले हैं जिन्होंने माननीय अदालत के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाया है और इस लोकतंत्र को बार बार टूटने से बचाया है। चाहे वो मामला चंडीगढ़ के महापौर का हो, चाहे मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का हो, चाहे मामला समलैंगिकता कानून का हो, ऐसी बहुत सी लंबी फहरिस्त है। तो मैं मान के चलता हूं कि इस घड़ी में देश की जनता को अब माननीय, अगर मौका है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट संस्था है। चंद्रचूड़ जी की जगह का अगर XYZ कोई भी होता और उसके साथ ऐसा टकराव होता, तो ये वक्त की जरूरत है कि देश की जनता, देश के कानूनविद, देश के बुद्धिजीवी, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया ना कि चिट्ठियां लिख रहे हैं सरकार के उकसावे पर या सरकार की तरफ से प्रायोजित ढंग से, इसी तरफ से दूसरे पक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साथ में खड़े होकर के इस तरह की बदनीयती के और इस तरह के जो गैर संवैधानिक इरादे हैं, रास्ते हैं, धमकियां, उनका प्रतिरोध करना चाहिए। अन्यथा स्थिति बेकाबू होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संविधान को तो अगर डॉक्टर अम्बेडकर भी आ जाए तो वो नहीं बदल सकते। तो इसका उनके बयान से मुझे लगता है कि वो संविधान या तो पढ़े नहीं, शपथ वैसे ही उनने बंद किताब पर हाथ रख के 2 बार ले ली, तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं। इस संविधान को हमने इतना लोचदार बनाया है, वक्त की जरूरत के हिसाब से हम इसे मॉडिफाइड करते रहे, तो कितने संशोधन हमने कर दिए अभी तक पिछले 77 साल में। और अगर आप 400 सीट का नारा देकर के संयोग से 400 सीट पा गए तो आप तो इस संविधान का हुलिया पूरा बदल सकते हैं। अभी तक जो संशोधन हुए हैं वो वक्त की जरूरत के हिसाब से हुए हैं, लेकिन अब आप जो संशोधन करने वाले हैं वो आप देश को जाने क्या बनाने के लिए करना चाहते हैं। ये आपका हिडन एजेंडा है। और मुझे अच्छा लगा कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने कम से कम सत्ता प्रतिष्ठान की, माननीय प्रधानमंत्री की, सत्तारूढ़ दल की जो हिडन बेचैनी थी वो सामने आ गई है और जनता ये सब समझती है। जी नीलू। ठीक है, अब मैं गिरीश जी के पास आऊंगी कि गिरीश जी, क्या ये कहना सही होगा कि जो ब्रेक ऑपोजिशन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा पाया, वो एक तरीके से जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाने में वो कामयाब दिख रहे हैं, कम से कम सफल दिख रहे हैं, और शायद यही वजह है कि वो इतनी बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री के लिए बन चुके हैं। जी गिरीश जी।
नहीं नीलू जी, ये परसेप्शंस क्रिएट करने में बीजेपी और पर्टिकुलरली पीएम बहुत होशियार है। वो कोई भी एक परसेप्शन फेंक देते हैं और बिकॉज कि उनको सपोर्ट है गोदी मीडिया का, तो वो लंबे तक बात जाती है। आप सोशल मीडिया पे देखिए, नोबडी सपोर्टिंग दैट स्टैंड। वो यही बता रहे हैं कि तो क्या चंद्रचूड़ जी पछताएंगे क्योंकि उन्होंने रोक लगाई। मैं बेसिक्स पे आता हूं कि आप देखिए कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कोर्ट, इसका खुद का बजटरी एलोकेशन है, ये इंडिपेंडेंट है। उसी की सामने आपका ईडी और सीबीआई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना हुआ है, जो अपनी मिनिस्ट्री पे निर्भर होता है, तो उसको फंड्स के लिए ये टू गो टू द मिनिस्ट्री, तो वो अपने बॉसेस के ऑर्डर फॉलो करती है। कोर्ट नहीं करेगी क्योंकि कोर्ट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ। यही हालत ईसी की है, लेकिन क्योंकि ईसी को किसी भी तरह से उन्होंने मैनेज करके और लालच दे के किया हुआ है, वो कर रहे हैं। सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि जजेस होते हैं वो ऑफिशियली और अनऑफिशियली बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। मैं खुद एक दो केसेस में मेरे को पता है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक रेफरेंस दे दूं कि इधर ही जो सेक्रेटरी थे अपने सुभाष चंद्र गर्ग ने एक बुक लिखी है, वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। वो 100% चंद्रचूड़ को उसके कोर्ट्स वहां पे दिए गए चंद्रचूड़ साहब को, क्योंकि उन्होंने क्लियरली लिखा था उसमें। ओपी रावत जो थे ईसी, उन्होंने लीगल डिपार्टमेंट को लिखा था कि ये बॉन्ड जो है, दिस विल ओपन द गेट्स टू द शेल कंपनीज एंड इलीगल मनी फ्लोइंग इन। उसका लीगल डिपार्टमेंट उनको कभी जवाब नहीं दिया, उसका भी जिक्र किया गया। मतलब ऐसा नहीं था कि उसका अपोजिशन पहले से नहीं था। उर्जित पटेल हैड टू रिजाइन ओनली बिकॉज ऑफ दैट, कि उन्होंने बोला कि भाई बॉन्ड निकालने का पावर रिजर्व बैंक को है, तो उन्होंने पूरा लॉ चेंज करके एसबीआई को पावर दे दिए। तो बेसिक से जो गलत हो रहा था, तो चंद्रचूड़ जी जो डिसीजन ले रहे हैं, हमको शायद आज ऐसे लग रहा है कि वो प्री मैच्योर्ड है या कुछ हाफ साइटेड नहीं होगा। उनको फुल प्रूफ से देखना है। उन्होंने इसी के मामले में देख लिया कि जैसे ही उन्होंने डिसीजन दिया, उन्होंने पार्लियामेंट बुला के लॉ चेंज कर दिया। उसके बाद उन्होंने उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी है कि सेशन पूरा होने के बाद ही नाउ इज कमिंग टू दैट। आप पतंजलि के केस में देख लीजिए, पतंजलि में पूरे प्रूफ है कि भाई इसने बिल्कुल निश्चित करी थी, और उनको बुलाया गया है कोर्ट को। उन्होंने प्रेजुडाइज इसलिए किया कि उन्होंने कोर्ट को भी थंबनेल डाउन थंब दिखा दिया था कि क्या कर लेगा, समझ आएगा। तो उसका तो जवाब भी वो उसी तरह दे रहे हैं धीरे धीरे। अब ही इज इनटू मेंटल प्रेशर। अब सोशल मीडिया ने शुरू कर दिया कि 23 तारीख को बाबा जेल जाएंगे। दैट इज द प्रेशर। आपने अगर कोर्ट पे प्रेशर क्रिएट करना है, वो पास में जो हो गया वो हो गया। क्योंकि ये जो मैंने आपको बोला, गुजरात मॉडल लेके गए। गुजरात में जो ऑफिसरों ने इनके पूरे प्रोग्राम का विरोध किया था, 2002 के राइट से आप देख लीजिए। संजीव भट्ट जेल में 16 साल पुराना केस, उसके बाद तो कितने मर्डर हो गए पुलिस के थ्रू, किसी पे कोई केस नहीं बना, वो उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देगी। प्रदीप शर्मा जो कलेक्टर थे, जिन्होंने भूकंप में से कच्छ को उठा के बैक बहुत ही जल्द वापस ला दिया, वो बिकॉज ऑफ सम पर्सनल ग्रज, वो आज तक वो बंदा जेल में, छूटने के साथ ही और एक नया केस होता है वो जेल में। तो ये सिस्टम वहां लेके गए, लेकिन पता नहीं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर ने सही बोला था कि नॉर्थ स्टार है चंद्रचूड़ साहब। जब तो पब्लिक तकलीफ में आती है तो उनकी तरफ देखती है, तो नॉर्थ स्टार हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। और हमको इतना कंक्लूजन पे जल्दी जंप नहीं कर लेना चाहिए। व्हाट इज ही डूइंग इज इन लीगल फॉर्म। उन्होंने खुद बोला है कि आप मेरे को मेल करिए, तो आप समझते हैं बहुत सारे मेल जाते होंगे। मैं आपको इंसिडेंट दे दूं कि बिल्कुल एक ब्रेकिंग खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय में आग लग चुकी है, और पत्रकार ये कह रहे हैं कि काले कारनामों के जो सबूत है वो मिटाए जा रहे हैं। प्रेम जी, आपके पास कुछ इनपुट है इस पर? गृह मंत्रालय में आग लग गई है और काले कारनामों के सबूत मिटाए जा रहे हैं, ये पत्रकारगण कह रहे हैं। अब ये आखिर क्या, कैसे गृह मंत्रालय में आग लग गई, ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये ब्रेकिंग खबर आ रही है। ऐसी घटनाएं होती हैं जब जब सरकार बदलने की स्थिति आती है, तब होती है। हमने देखा था पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में भी आग लग रही थी। इसी तरीके से कई जगह पर ऐसा देखा जाता है। तो इसी वजह से हम ट्रेडिशनली सोच रहे हैं कि कहीं सरकार को अपने जाने का अंदेशा तो नहीं हो गया है, क्योंकि ये अंदेशा, वस्तु स्थिति तो यही है। चाहे आप जितना झूठ बोल ले गोदी मीडिया में, सच यह है कि पहले चरण का भी जो मतदान होने जा रहा है 102 सीटों में 20% सीट भी बीजेपी जीतने की स्थिति में नहीं है। 102 में 20 सीट भी जीतने की स्थिति में नहीं है बीजेपी। तो ऐसे हालात में उनको जाने का डर है, और जाने का डर है तो सबसे पहले क्या होगा, वो सारी चीजें जो सबकी आप फाइल बना रहे थे, अपनी भी फाइल अपने आप बन जाती है ना दूसरों की फाइल बनाते बनाते। तो वो फाइलें कैसे नष्ट हो, कैसे खत्म हो,
ये, लेकिन इस बात को बोलने के लिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते कि हम कोई पुख्ता आधार पर ऐसा बोल सके। हम एक पैटर्न के आधार पर कह सकते हैं कि सरकार जाने वाली रहती है तो अक्सर मंत्रालयों में आग लग जाया करती है, और यही कारण है कि इस घटना को इसी तरीके से हम जनता जोड़कर देख रही है। आप प्रतिक्रियाएं आप देखेंगे सब जगह हर व्यक्ति इसी तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है कि आग लग रही है, इसका मतलब कहीं सरकार जा तो नहीं रही है, अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए ये आग तो नहीं लगाई जा रही है। ये प्रश्न स्वाभाविक तौर पर मजबूती से उठ रहे हैं। जी ठीक है, अब मैं सबके पास एक एक मिनट की टिप्पणी करने आऊंगी, लेकिन उसके पहले गिरीश जी आप अपनी बात को खत्म कर लें, उसके बाद फिर मैं सबके पास कंक्लूडिंग कमेंट्स के लिए आऊंगी। जी गिरीश जी, आई एम सॉरी। मैं केस बता रहा था कि एक दिन वहां पे लोकल में 2 आतंकवादी पकड़े गए थे जो हमारे एरिया में बहुत ही सिंपली एक स्कूल में टीचर बन के नौकरी करते थे। कहीं से इंफॉर्मेशन आई, पुलिस ने उनको पकड़ा। उनको छुड़ाने के लिए गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करने जाने वाले थे। किसी ने मेरे को बताया, तो जज साहब का कहीं से भी मेरे को रेफरेंस से फोन आया, तो बोले खाली मेरे को ये पता करके दो कि ये पेपर्स गलत है। तो जिसका नाम दिया था उसको मैंने पता किया, वो फार्मर को पता ही नहीं था, वो गरीब को खाने के भी वांदे थे। वो 2 लाख का उसमें बॉन्ड भर रहा था उनको जमीन छुड़वाने के लिए। तो अल्टीमेटली साहब रात को ही जाके उन्होंने फाइल कैप्चर कर ली और सुबह उनको जमीन नहीं मिला। तो जजेस मिस इन्फॉर्म नहीं होते, उनके पास दूसरी चैनलों से काफी इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं भी समझता हूँ चंद्रचूड़ साहब इनसाइड स्टोरी बहुत जान रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे भी बुरा इनको जो डर लग रहा है, दैट इज द फार्मा यूनिट। ये ड्रग्स का जब फार्मा के साथ कनेक्शन निकलेगा, मैं फिगर्स उसके कलेक्ट कर रहा हूँ, वो इससे भी बहुत बड़ा केस होगा, क्योंकि दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। आपकी गलत दवाइयों की वजह से 4 लाख लोग मरे हैं, उसका डायरेक्ट लिंक कहीं एस्टेब्लिश न हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब मैं सबके पास एक एक मिनट के लिए आऊंगी, और इस समय अरुण शर्मा जी अब आए हैं और प्रोग्राम खत्म हो रहा है और कंक्लूडिंग कमेंट्स में ले रही थी सबसे। तो अरुण जी आपके पास ही सबसे पहले आ जाती हूँ कि और आज की जो चर्चा का टॉपिक है वो यही है कि क्या चंद्रचूड़ इस समय मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? तो क्या कहना है सर इसका आपका? जी बिल्कुल है, और उसका एक प्रमाण अभी बात हो ही रही है तो मैं बता देता हूं। आपने ड्रग्स और फार्मा को जोड़ा, तो आप देखें कि बाबा रामदेव ने एक फर्म खरीदी थी, रुचि सोया, 250 रुपए की फर्म, 250 करोड़ की फर्म 25,000 करोड़ की कैसे बन जाती है? कैसे हमारे देश का हेल्थ मिनिस्टर वहां बैठकर उनकी स्तुति वाचन करता है और कोविड की दवाइयों को प्रमोट करता है? हालांकि वो मेरे मित्र हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, परंतु जहां आक्षेप आएगा तो उनकी आलोचना होगी। और चंद्रचूड़ मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश को दिशा दे रहे हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। एक बिल्कुल आखिरी में आपको एक उनका लास्ट उदाहरण दे देता हूं कि उन्होंने बॉन्ड के विषय में कितनी मजबूती दिखाई, तब कहीं जाकर लास्ट मिनट में, तब कहीं जाकर शाम को 5 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने वो लिस्ट उनको सौंपी और उसको ऑनलाइन किया गया। मतलब ये कि चंद्रचूड़ साहब भी अगर अपनी दृढ़ता को, अपने मजबूत शख्सियत को अगर इस प्रकार ना रखते तो 2.5-3 महीने निकलने के बाद क्या बॉन्ड का नाम सामने आता? अब तो 6,985 करोड़ नहीं, 8,985 करोड़ की बात हो रही है, जो और अभी स्कैम बाहर आ रहे हैं। और मोदी जी बोलते क्या हैं कि हमने तो ऐसा किया कि ट्रेल सामने आ गई, परंतु वो आई कब, किसकी मजबूरी की वजह से आई, इसका बखान नहीं करते। और स्मिता प्रकाश उनकी स्तुति गान कर रही है। कैसी रिपोर्टर हैं वो ANI की? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आपने जर्नलिज्म को एकदम ऐसे बना दिया कमजोर पंगु कि आप क्या पक्ष से कठोर सवाल करने के लायक भी नहीं बचे। आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप स्तुति कर रहे हैं। ऐसे जर्नलिज्म होता है क्या? ऐसे पत्रकारिता होती है क्या? पत्तलकारिता तो हो सकती है, पत्रकारिता नहीं हो सकती, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं मैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मोदी जी को रोकने वाला मात्र एक सुप्रीम कोर्ट रह गया। आपको याद कराता हूं दिल्ली की बात, 5 जजों की बेंच, रातों रात दिल्ली के विषय में ऑर्डिनेंस आ जाता है। वो क्या दर्शाता है? आपका अड़ियलपन, आपका रिजिडिटी। तो मुझे लगता है मोदी जी को अगर कहीं डर लगता है
तो वो मात्र सुप्रीम कोर्ट और चंद्रचूड़ साहब हैं और कोई नहीं। जी। अब मैं एक मिनट का बस आऊंगी, सबके पास समय बहुत कम है, और सबसे पहले अनिल जी के पास आती हूँ। अनिल जी, क्या कहेंगे अंत में? क्या सुप्रीम कोर्ट ही अब ये इंश्योर करेगा कि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आज के चुनाव में नहीं है वो हो? आज क्या सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करेगा कि अगर लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है तो आज चंद्रचूड़ साहब वो ढाल बनकर आज सबके सामने खड़े होंगे? तो आज मतलब तो यही है कि क्या अगर ये सारे हालात को अगर देखा जाए तो क्या चंद्रचूड़ ही सबसे बड़े इस समय मोदी जी के लिए एक सिरदर्द है? देखिए, एक तो आप समझ लीजिए क्या कि जो इंस्टीट्यूशंस है, पर्टिकुलरली जुडिशियरी, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। आज अगर हमको अब याद करता हूँ, मैं इसीलिए याद करता हूँ, बार बार जाता हूँ पीछे, कि आपातकाल में अगर जगमोहन लाल सिन्हा ने अगर जो इंदिरा गांधी की में या जो उस समय में जो प्रवृत्तियां थी तानाशाही की, उस पर अगर रोक लगाने का एक कदम ये नहीं उठाया होता तो क्या हम आज ये जो प्रवृत्तियां चल रही थी तो हम कहाँ पहुंचते। उसके बाद ही जयप्रकाश नारायण या सब लोगों को वो हथियार मिला जिसके जरिए उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, अंत में लड़ना पड़ा। तो एक हथियार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंद्रचूड़ ने विपक्ष के हाथ में दे दी है। और ये यही अंतर बताएगा जयप्रकाश नारायण या उनके जैसे जो लोग थे उस समय, मधुलमीय या बहुत सारे लोग जिन्होंने कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ ली एक हथियार से, एक मतलब एक फैसले से, राजनारायण या सब लोगों ने वो फैसला। इसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला मैं मानता हूं कि ये एक बड़ा हथियार चंद्रचूड़ ने दे दिया। अब ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। हम जैसे पत्रकारों, उस समय भी ऐसे ही पत्रकार, बुद्धिजीवी सब मिल करके उन्होंने लोकतंत्र को बचाया था। तो ऐसे मौके पर एक इंस्टीट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो देखना चाहिए। और मैं मानता हूं कि वो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। अगला अभी एक और बच गया है कि वीवीपैट वाला अगर डिसीजन वो ले लेते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ले लेता है तो लेवल प्लेइंग फील्ड का भी मामला तय, ठीक मतलब वो बराबर हो जाएगा कि कितना भी करे कुछ, कम से कम गिनती तो सही होगी। तो इतना वो दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक इंस्टीट्यूशंस की जब बात चली है तो आपने सुना होगा एक समय में भूरे लाल का नाम सुना होगा आपने, इंस्टीट्यूशंस के नाम पर एक सुना, सीबीआई के डायरेक्टर, उसके आपने इसका नाम सुना होगा, सेशन का नाम सुना होगा। एक व्यक्ति अगर अपनी मतलब जो नेतृत्व करता है अपने महकमे का, वो अगर डट कर खड़ा हो जाए तो फिर ये उसमें उसको संविधान ने इतनी ताकत दी है कि वो संविधान की रक्षा कर सकता है। इस मामले में मैं आपको एक तरह का एक मतलब प्रतीक का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि कोई भी एक आदमी जो सबसे कमजोर आदमी भी है उसको संविधान ने इतनी ताकत दी है कि वो उसकी रक्षा के लिए तैयार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत ताकतवर है और उस ताकत को खत्म करना चाहते हैं और बार बार उसको बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हमने पारदर्शिता तो उसमें थी ही, पारदर्शिता थी तो ये पूरी ताकत क्यों एसबीआई और सरकार ने लगाई कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ये डिटेल्स बाहर ना आए। तो ये झूठ और मीडिया, झूठा मीडिया, झूठा तंत्र, और वो तो खत्म। पार्टी एक लाइन और बोलना ही चाहिए कि वो आप लोकतंत्र की उनसे उम्मीद आप करते हैं और बात करते हैं, वो उन्होंने पार्टी खत्म कर दी है। बीजेपी नहीं है, मोदी की गारंटी है। एक आदमी चुनाव लड़ रहा है और पूरा पार्टी को ये क्या कहते हैं अपनी जेब में रख चुका है। उनसे आप कैसे उम्मीद करते हैं? इसलिए चैलेंज बहुत बड़ा है और उस चैलेंज पर अगर ये विपक्ष और हम लोग अगर नहीं उतरे, मतलब खरे नहीं उतरे, तो बहुत ही बुरा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, अब बहुत संक्षेप में सबके पास आ रही हूँ। अचल जी क्या कहेंगे सर अंत में? चंद्रचूड़ मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती। जी देखिए, चुनौती तो चंद्रचूड़ साहब बन ही गए हैं और 2016 से बने हैं जब से उनकी नियुक्ति हुई है। लेकिन अब चरमोत्कर्ष है इस चुनौती का और मुझे इस बात का अंदेशा है, डर तो नहीं कहूंगा, अंदेशा है कि अगर खुदा न खास्ता माननीय मोदी को तीसरा टर्म मिलता है तो केवल न्यायपालिका ही नहीं, केवल चंद्रचूड़ ही नहीं, पूरी हमारी देश की जो पुरातन व्यवस्था है, इसको सत्ता प्रतिष्ठान को नियंत्रित करने की, इसको में भी आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। और वो मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही सबको सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। ये उनके
तीसरे कार्यकाल के संभावित तीसरे कार्यकाल के एजेंडे का प्रमुख बिंदु होगा। इसलिए 19 तारीख से जब आप मतदान करने हमारे दर्शक श्रोता जब भी जाएं तो वो इस बात को भी ध्यान में रखें कि ये कन्फ्रंटेशन जो शुरू हुआ है और चरम पर पहुंचा है, कि देश के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है और इसलिए समझदारी से फैसला लें, तभी ये स्थिति टल सकती है, अन्यथा बुरे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन नहीं आएंगे। जी ठीक है, प्रेम जी आइए बोलिए। जी देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला आया बहुत क्रांतिकारी फैसला है, उससे लोगों में उम्मीद जगी। और लेकिन साथ साथ एक बात ये जरूरी है इसको कहना कि जो सिस्टम होता है उसमें सिस्टम में रहने के लिए विवश हो जाता है। प्रधानमंत्री जी भी सवाल कर रहे हैं, बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि विपक्ष भी तो इलेक्टोरल बॉन्ड को मान रहा था। भाई आज ईवीएम की व्यवस्था है तो हम बैलेट पेपर से कैसे वोट दे देंगे? बैलेट पेपर पे ही देना पड़ेगा ना, तो हम क्या ईवीएम के समर्थक हो गए? इसी तरीके से हर पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड की समर्थक नहीं थी, लेकिन करती क्या, उसके पास चारा क्या है? आज जुडिशियरी में हर कौन जस्टिस कौन न्यायमूर्ति नहीं जानते हैं, जज नहीं जानते हैं कि वो लॉर्ड नहीं है, लेकिन सबको लॉर्ड कहना है उनको। भाई इस सिस्टम में बने, हम नहीं चाहते कि ये सिस्टम हो, लेकिन फिर भी हम जाएंगे तो हमको लॉर्ड ही कहना होगा उनका। तो इसका मतलब थोड़े कि हम उनको लॉर्ड कहना चाहते हैं, या वो ऐसा भी नहीं कि हर जज लॉर्ड सुनना चाहता है, लेकिन सुन रहा है लॉर्ड, वो लॉर्ड है। भाई इससे बड़ी दुर्भाग्य माने क्या विडंबना की बात होगी? हर जज जानता है कि वो लॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो लॉर्ड है। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक सिस्टम का पार्ट बनाया गया था, इसको विपक्षी पार्टियां मानने के लिए विवश हुई और यह असंवैधानिक था। इस असंवैधानिक बात को मानने के लिए विवश हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितनी देरी की वो गुनाह है। 6 साल में बहुत सरकारें इस असंवैधानिक तरीके से चंदा लेकर के बनी और इस सिस्टम पर चली, इसलिए मैं उस पर स्ट्रेस देता हूं कि ये 6 साल तक, या फिर ईवीएम के मामले को इतने दिनों तक जो लटकाया गया है, जब ये भी गुनाह हो रहा है, ये बिल्कुल गुनाह हो रहा है कि ईवीएम के बारे में कहते हैं कि इंटरनेट से जुड़ा नहीं है, और कभी कहते हैं इसको हैक नहीं किया जा सकता। जिस दिन ये बात साबित होगी कि ये हो सकता है तो हम क्यों नहीं मानेंगे कि हम आंख मूंदे हुए थे इस व्यवस्था से और उसको ढो रहे थे। जी ठीक है, रॉय साहब अब क्या कहेंगे सर अंत में? जो ये पूरी चर्चा आज हमने की कि चंद्रचूड़ इस समय मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में अगर मोदी जी की सरकार तीसरी बार सत्ता में आती है तो? चंद्रचूड़ जी का तो कार्यकाल अभी बचा हुआ है, फिर भी कुछ महीने। जी बोलिए सर। आप अनम्यूट कर ले, रॉय साहब आप अनम्यूट कर लीजिए, रॉय साहब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, नीलू जी, जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस बी नागरत्ना का भी नाम जोड़ लीजिए इस माहौल में, जो उन्होंने अभी हैदराबाद में लॉ स्टूडेंट्स के बीच में आंकड़ों के साथ यह कहा कि इस देश में नोटबंदी और काले धन को सफेद करने का एक औजार मात्र था, और इस देश के पूरे जनमानस को उन्होंने झकझोर दिया। बीइंग ए सिटिंग जज, उन्होंने कहा कि नोटबंदी किस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट गई है, इसके ये प्रमाण है। जिस तरह से मोदी जी ने चंद्रचूड़ जी को इशारा करके ये बात कही, उससे लग रहा है मुझे कि आप जैसे कल्पना कर लीजिए कि लाल किले के प्राचीर से मुट्ठी बांध के मोदी जी ऐलान कर रहे हो कि मुझे कृष्णा अय्यर जैसा जज नहीं चाहिए, मुझे गोगोई जैसा जज चाहिए इस सत्ता को। जैसे मोदी जी यह कह रहे हो कि मुझे टीएन सेशन जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत नहीं है, मुझे राजीव कुमार जैसे इलेक्शन कमीशन की जरूरत है, जो पीएमओ से आदेश लेके काम करता हो। मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरह से गृह मंत्रालय में फाइलें जलने की खबरें आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि राह और आईबी और सीबीआई ने पीएमओ को एक संदेश भेज दिया है कि 4 जून को मोदी जी के भाषण लेखकों को यह कह दिया जाए कि मोदी जी का एक बहुत ही भावुक विदाई भाषण तैयार कर दे। ये पूरा का पूरा जिस तरह से जनसलाम उमड़ा है उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, और जिस तरह से जुडिशरी पर असंतुलित होकर मोदी जी प्रहार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 4 जून इस देश में लोकतंत्र के सूर्योदय का दिन साबित होने जा रहा, और ये जो पूरा फासिज्म है, ये जो तानाशाही है, ये जो संविधान बदलने का जो कुचक्र है, उसके अंत का दिन साबित। जी ठीक है, गिरीश जी के पास आती हूँ। गिरीश जी क्या कहेंगे सर? उसके बाद फिर मैं अरुण जी से एक लास्ट कमेंट लूंगी। जी
जी गिरीश जी। नहीं, आग बहुत जगह लगी है। आप थोड़ा पीछे जाइए तो 800 ईवीएम भी जिस गोडाउन में लाइट नहीं थी वो जल गए हैं। आसाम में आपके वीवीपैट गुम हो गए हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि अकलता केस नहीं है, वो मैसेज लाउड एंड क्लियर। और संविधान बदलने की परिस्थिति में तो आने का सवाल ही नहीं है। 400 कहां से आएंगी जब यहाँ 180 का ही प्रॉब्लम लगा हुआ है। और उस पोजीशन में आने पे आप समझ लीजिएगा कि जैसे नागपुर से अभी बातें चली है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो गडकरी जी हो रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन तो वहीं पे क्रिएट हो गया है। तो आज उस उम्मीद में जीना क्या है। आज राहुल गांधी और जी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई पहले तो मैं सोच रहा था कि 180 सीटें आएंगी, अब तो लगता है 150 सीटें भी बीजेपी की नहीं आ रही। यस यस। तो वो समझ तो गए हैं, पोजीशन इज वेरी क्लियर। और अधिकारी भी आप देखिए वो अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी जेल नहीं जाना है। उन्होंने गलत काम किया है, वो पेपर पे एविडेंट हो जाएगा कल। और अगर पीछे वही यही डिपार्टमेंट उन्हीं को ढूंढ के निकालेगा तो सारे ऑफिसर अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं अभी। जी अरुण जी क्या कहेंगे बस अंत में, फिर प्रोग्राम को खत्म करती हूँ। हाँ, मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूं खाली आउटलाइन में। मोदी जी ने भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए क्या कहा था कि अगर कोई सुदामा चावल की भेंट दे, उसके बाद जो हमारे चंद्रचूड़ साहब हैं उन्होंने वो चावल की भेंट पूरी पोटली उलट कर रख दी, तो डर तो लगता है। दूसरा आपको मैं बताता हूं, वो 11 लोग बिल्किस बानो के वो दोबारा जेल चले गए। क्यों गए, किसने भेजे और क्यों कारण क्या रहा, वो भी उन्हीं की वजह से गए। और फिर आप नाम ले रहे हैं जैसे बीच में, तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जितना इस रिजीम में हुआ, आमतौर पे भी भाषा में कहा जाता है कि न्यायपालिका अंततः निर्णय देती है, तो निर्णय दिया। मैं अभी रात को आपका एक इंटरव्यू देख रहा था और मैंने उस इंटरव्यू का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुना। 2-3 बार सुनने के बाद मुझे समझ में आया। प्रश्न तो आप भी खड़े कर रही हैं, आपके प्रश्नों का जवाब दे दें मोदी जी। अगर स्मिता प्रकाश के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो आपके प्रश्न भी बड़े ज्वलंत थे और आपने भी बड़ी मजबूती से बात कही थी। तो मुझे लगता है आज पूरा देश बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं, खदेड़ा हो रहा है। आप देखें कि 50 से 70 वीडियो मेरे पास हैं जहां पर कैंडिडेट को दौड़ा दौड़ा कर भगाया जा रहा है, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लोग कारों के दरवाजे खोलकर उनको धकेल रहे हैं कारों के अंदर। ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ हो रहा है मात्र चंद्रचूड़ साहब की वजह से। कारण उनका डर बहुत है। और अभी बाबा रामदेव और उनकी माफी को माना क्यों नहीं उन्होंने, जबकि आमतौर पे व्यवहार में ये बात आती है कि माफी के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा आप माफी लायक हो ही नहीं, आपने बार बार दानिशता इस काम को किया है, आपको दंडित करना बहुत जरूरी है। तो जो बात राहुल जी कह रहे हैं मैं वो बात कह रहा हूं, वाकई में आज मतदाता मोदी जी को दंडित कर रहा है, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब ने जो पिक्चर धुंधली थी उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह साफ कर दिया है और उनको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए जनता भी डर रही है कि अगर मोदी जी को ना बदला गया तो संविधान बदला जाएगा, और अगर चंद्रचूड़ साहब की बात को मान लिया गया तो मोदी जी को बदला जाना चाहिए। जी जी चलिए अब देखना होगा, लेकिन फिलहाल स्थिति बीजेपी की बहुत ज्यादा ठीक नहीं लग रही है। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था कि क्या चंद्रचूड़ ही इस समय मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, तो जैसा अरुण जी ने कहा कि चंद्रचूड़ जी तो एक तरीके से पटकथा लिख रहे हैं न्याय की, लेकिन जनता उसको पॉलिश करेगी, जनता उसको एक्चुअल जो निर्णायक स्थिति होती है वहां पर शायद पहुंचाएगी। तो देखना होगा। अभी तो 19 तारीख को पहला फेज है चुनाव का, 7 फेजेस का लंबा चुनाव है, 1 जून को आखिरी फेज है। तो देखना होगा कि जनता इस बार क्या निर्णय लेती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, गिरीश जी, अरुण जी, अनिल जी, प्रेम जी, के रॉय साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।